हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 3 देश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है जापान, चीन और कोरिया। इससे पहले जापान पर वीडियो बन चुका है। ये आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित में दूसरा पार्ट है, जो कि आज हम लोग चीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ पे आप देख लें, ये इतना बड़ा अफ्रीका, ये इतना बड़ा एशिया और ये छोटा सा यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया के नीचे यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। यही 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया में एक बड़ा सा देश है चीन। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइना का मैप है, जो कि इतना बड़ा है। और ये हमारा प्यारा सा भारत, भारत के ऊपर नेपाल और नेपाल के जस्ट ऊपर चाइना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लें दोस्तों कि चीन की स्थिति ये होती है कि वहाँ पे 1644 से लेकर के 1911 तक मंचू राजवंश होते हैं, जो कि वहाँ पे शासन करते हैं। यह वंश इतना हाई फाई होता है दोस्तों कि इन लोगों का मानना था कि मुझे भगवान ऊपर से ही राजवंश बनाकर भेजे हैं। यानी ये लोग कहते थे कि मैं भगवान के द्वारा ही बनाया गया हूँ। इस वंश में अगर किसी राजा से मिलना होता था तो दरबार में आने से पहले 3 बार झुककर और 3 बार सर उठाकर सलाम करना होता था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना हाई फाई होता है। 1911 में चीन में क्रांति होती है, उसके बाद इसका अंत हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर sun यat-sen के द्वारा 1912 में एक पार्टी की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है राष्ट्रवादी चीन पार्टी। डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने चीन को आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है चीन में क्रांति, जो कि 1911 में होता है। चीन में युआन शिकाई हेड बन जाते हैं, यानी चीन में 1911 में क्रांति होती है। उसके बाद डॉक्टर sun यat-sen के सहयोग से युआन शिकाई वहां पर हेड बन जाते हैं। उसके बाद युआन शिकाई की मृत्यु हो जाती है 1916 में और डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो जाती है 1925 में। जिसके बाद एक होते हैं माओ त्से तुंग, जो कि समाजवादी चीन पार्टी की स्थापना करते हैं। यह दोस्तों कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए ये अपने लाइब्रेरी में कार्ल मार्क्स के किताबों को पढ़ते थे और उनसे काफ़ी मोटिवेट होते थे। तो माओ त्से तुंग एक लाइब्रेरी में काम करते थे। बाद में वही चीन में समाजवादी चीन पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद अंग्रेज और चीन के लोगों में प्रथम अफीम युद्ध होता है, जो कि 1839 से 42 तक चलता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था, जापान के सम्राट मेजी का पूरा नाम क्या था। इसका राइट आंसर था मुत्सुहितो। और आज का पहला सवाल, चीन में किस राजवंश का अंत 1911 की क्रांति के बाद हुआ था। राइट आंसर है मंचू राजवंश, जो कि 1644 से लेकर के 1911 तक होते हैं। अगला सवाल है, 1911 की चीनी क्रांति के बाद चीन के प्रमुख नेता कौन बने। राइट आंसर है युआन शिकाई। यानी 1911 में चीन में क्रांति होती है और उसके बाद डॉक्टर sun यat-sen होते हैं। उन्हीं की मदद से युआन शिकाई वहां पर हेड बन जाते हैं और वह सत्ता को संभालते हैं। अगला सवाल है, चीन की क्रांति के बाद राष्ट्रवादी चीन पार्टी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है डॉक्टर sun यat-sen, जो कि 1912 में करते हैं। अगला सवाल है, युआन शिकाई की मृत्यु किस वर्ष हुई। राइट आंसर है 1916। अगला सवाल है, 1912 में चीन में किसने गणराज्य की स्थापना की। राइट आंसर है डॉक्टर sun यat-sen। अगला सवाल है, माओ त्से तुंग ने किस पार्टी की स्थापना की। राइट आंसर है समाजवादी चीन पार्टी। अगला सवाल है, डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु किस वर्ष हुई। राइट आंसर है 1925। 1925 में डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके पार्टी का हेड बन जाते हैं चियांग काई शेक। चियांग काई शेक।
अगला सवाल है, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद तुओमिंग दल का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर है चियांग काई शेक। राष्ट्रवादी चीन पार्टी का दूसरा नाम है तुओमिंग दल। अगला सवाल है, माओ से तुंग किससे प्रभावित था? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। यह लाइब्रेरी में बैठकर कार्ल मार्क्स के किताबों का अध्ययन किया करते थे और आगे चलकर मार्क्सवाद से भी ऊंचा विचार रखते हैं और वहां पे बदलाव करने का पूरा प्रयास करते हैं। अगला सवाल है, माओ से तुंग की प्रारंभिक नौकरी क्या थी? राइट आंसर है कि वह एक लाइब्रेरियन थे। अगला सवाल है, 1937 में माओ से तुंग और चियांग काई शेक की सेना को क्या घोषित किया गया? राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्रीय सेना। एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि 1937 में माओ से तुंग और दूसरे होते हैं चियांग काई शेक, ये दोनों अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं। 1937 में ऐसा हालत हो जाता है कि दोनों मिल करके चीन को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, चीन में गृह युद्ध कब तक चला? राइट आंसर है 1945 से 1949 तक। अगला सवाल है, माओ से तुंग के विचारों को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है माओवादी। यानी जो लोग माओ से तुंग को मानते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उन लोगों को माओवादी कहा जाता है। अगला सवाल है, चियांग काई शेक किस पार्टी के नेता थे? राइट आंसर है कुओमितांग दल, यानी इसे नेशनल पार्टी भी कहा जाता था। अगला सवाल है, माओ से तुंग की सेना और चियांग काई शेक की सेना के बीच संघर्ष विराम कब हुआ? राइट आंसर है 1937। यानी 1937 से पहले एक दूसरे में यह दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन 1937 में दोनों मिल जाते हैं और चीन का विकास में लग जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा नेता 1949 में चीन के आधुनिकीकरण का नेतृत्व कर रहा था? राइट आंसर है माओ से तुंग। माओ से तुंग चीन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इन्हीं के बदौलत आज चीन इतना आगे बढ़ा है। अगला सवाल है, किस वर्ष माओ द्वारा द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी महान छलांग कार्यक्रम शुरू किया गया था? राइट आंसर है 1958। अगला सवाल है, किस वर्ष चीन में सांस्कृतिक क्रांति शुरू की गई थी? राइट आंसर है 1966। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि अलग अलग योजना लाया जा रहा है, अलग अलग क्रांति लाया जा रहा है, जिसके बाद चीन में एकदम से विकास होने लगता है। अगला सवाल है, चीन के आर्थिक सुधारों के दौरान किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया? इसका राइट आंसर है कृषि। अगला सवाल है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर था दोस्तों कृषि और उद्योग में तेजी वृद्धि करना। अगला सवाल है, 1978 में शुरू किए गए सुधारों का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा? राइट आंसर है चीन का तेजी से औद्योगिकरण। अगला सवाल है, माओ की किस नीति का उद्देश्य चीन को 15 वर्षों में ब्रिटेन जितना विकसित बनाना था? इसका राइट आंसर है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अगला सवाल है, चीन में पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1839 से 1842 तक। और आज का लास्ट सवाल, चीन की राजधानी क्या है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।